नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए हम लेकर आ गए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बतानी है दोस्तों कि बगलिहार बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। जी हाँ दोस्तों, बगलिहार बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे चिनाब नदी पर बनाया गया है। कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? बतानी है दोस्तों कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो मुख्य वास्तुकार हैं उनका क्या नाम है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 अक्टूबर 2018 में किया गया था। तो बतानी है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, राम वी सुतार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे राम वी सुतार। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभावित पीएच मान होगा। बतानी है दोस्तों कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो बतानी है कि इसका संभावित जो पीएच मान होगा वो कितना होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, 10 होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका संभावित पीएच मान कितना होगा? तो आप लोग याद रखेंगे 10 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस कारण से मोटी होती है? बतानी है दोस्तों कि जो दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होने की क्या वजह है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, लिग्निन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे लिग्निन के कारण। दोस्तों, लिग्निन के कारण जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। आप लोग याद रखेंगे दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? बतानी है दोस्तों कि WHO के द्वारा हाल ही में किस एशियाई देश को क्या किया गया? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन को WHO के द्वारा क्या किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? बतानी है दोस्तों कि जो यमुना नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? बतानी है दोस्तों कि उठे हुए जो हथौड़े होते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन हैं? बतानी है दोस्तों कि जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक शुरू किया गया है, इसका नाम है भारतीय पोषण एंथम। तो इस एंथम के रचनाकार कौन है, कंपोजर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
प्रसून जोशी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रसून जोशी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेल के इतिहास में एक बेहद ही सफल जोड़ी जिनका नाम है माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, बतानी है दोस्तों कि खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह जोड़ी किस खेल से संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ये दोस्तों जो जोड़ी है, बतानी है कि ये दोनों संन्यास से क्या खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बतानी है दोस्तों कि ये दोनों जोड़ी किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे लॉन टेनिस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ये दोनों दोस्तों लॉन टेनिस के खिलाड़ी थे जो संन्यास लेने की घोषणा की है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लॉन टेनिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बतानी है कि पानी का जो अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 18 यूनिट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पानी का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो आप लोग याद रखेंगे 18 यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों रूप में होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, किसे कहते हैं? जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों रूप में होते हैं। और इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड होगा? तो आप लोग याद रखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? बतानी है दोस्तों कि पुष्प के जो प्रजनन भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुंकेसर और अंडप। जी हाँ दोस्तों, पुष्प के प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पुंकेसर और अंडप कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर वोल्ट इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, बतानी है कि आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किस वोल्ट इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार बराबर दिखाता है? बतानी है कि इनमें से कौन सा दर्पण है जो दोस्तों उस दर्पण वो कौन सा दर्पण है जो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाता है। तो आप लोग याद रखेंगे वो दर्पण होता है समतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समतल दर्पण दोस्तों सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाता है। कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे इस रीजनिंग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालबेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बतानी है दोस्तों कि कालबेलिया किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है। तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, कालबेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे प्रतिदिन दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ
अवश्य जुड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से वो कौन सा देश है जो भारत के साथ क्या करता है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका जो देश है हमारे देश के साथ क्या करता है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। आप लोग याद रखेंगे, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से क्या होता है, अलग होता है। आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका हमारे देश के साथ स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अच्छा उष्मारोधी का उदाहरण है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक सबसे अच्छा क्या है, उष्मारोधी का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांच। जी हाँ दोस्तों, कांच एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है। ऑप्शन बी, कांच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे दोस्तों खाली जगह है, कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। बतानी है कि उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के काम के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बतानी है दोस्तों कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को लागू करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो आप लोग याद रखेंगे हरियाणा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है? बतानी है दोस्तों कि ध्वनि तरंग का जो आयाम है वो क्या निर्धारित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रबलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंग का जो आयाम है वो क्या निर्धारित करता है? तो प्रबलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बतानी है दोस्तों कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो नए अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे सत्य नडेला को। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के कौन नए अध्यक्ष बने हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सत्य नडेला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह कौन सा भाग है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है? बतानी है दोस्तों कि डीएनए का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जो क्या करता है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, जीन। जी हाँ दोस्तों, डीएनए का वो जीन ही वो भाग है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। आप लोग याद रखेंगे जीन। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1919 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जोहानसन ने 1919 ईस्वी में। डीएनए का दोस्तों क्या है? डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन बी, जीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निम्न में से किसमें जाकर मिल जाती है? बतानी है दोस्तों कि गंगा नदी किसमें जाकर के मिल जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी किसमें जाकर मिल जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी पर रोक लगाता है? बतानी है दोस्तों कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा मौलिक अधिकार है जो क्या करता है, मानव तस्करी पर रोक लगाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ दोस्तों, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये अधिकार मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव तस्करी पर रोक कौन लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों 2020 का करंट अफेयर है, बतानी है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2020 में हुआ था, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ओम पुरी को दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे मिला था, तो आप लोग याद रखेंगे ओम पुरी को मिला था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।